अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान को मुसलसल धमकियां दे रहे थे, इल्जामात लगा रहे थे, बदला लेने, हमले का जवाब देने की बातें कर रहे थे, आलमी सतह पर तनहा करने तक की धमकियां दे रहे थे, अब अपने मौक़िफ़ और बयानात से एक कदम पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। उनके धमकी आमेज लहजे में तब्दीली आ रही है। बदला लेने और जारहियत की धमकी देने वाले भारतीय वजीर आजम ने 23 जनवरी को राजस्थान में एक तकरीब से खिताब में कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि वो पठान हैं, झूठ नहीं बोलते और अब इमरान खान के लफ्ज़ों को परखने का वक्त है। भारतीय वज़ीर आज़म की इस तकरीर के जवाब में गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वो अपने इन अल्फाज पर कायम हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत ने हमें काबिले अमल इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की तो हम उस पर फौरी कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी से दिसंबर 2015 में होने वाली मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा था कि इस मुलाकात में हमने इत्तफाक किया था कि हमारे खित्ते से गुर्बत को तरजीही बुनियादों पर ख़त्म करेंगे और किसी दहशतगर्दी के वाक़े को अगर सबोताज करने की अमन अमल को इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन पुलवामा से बहुत पहले सितंबर 2018 में इन कोशिशों को डीरेल कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि भारत में इंतख़ाबात के बाइस अमन बदस्तूर ख़तरे में है। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अमन को एक मौका देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इससे पहले कौम से खिताब और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद भी भारत को अमन मुज़ाकरात की पेशकश की थी, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म अपने मौक़िफ़ से अब एक कदम पीछे हटते नजर आ रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ये वादा कर रहे हैं तो उसे पूरा करें। अहम बात यह है कि इस तब्दीली की वजह इन कोशिशों को करार दिया जा रहा है जो बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत की जा रही हैं और इनमें बाअसर आलमी मुमालिक शामिल हैं। इस हवाले से आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक सिफारती ज़राए का कहना है कि कुछ आलमी ताकतों की तरफ से भारत को कहा गया है कि वो पाकिस्तान की तरफ से पुलवामा हमले की तहकीकात के लिए की गई ताउन की पेशकश को मंजूर कर ले। ज़राए के मुताबिक मामले के सिफारती हल के लिए पहली कोशिश पाकिस्तान और भारत का दौरा करने वाले सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से की गई। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद जिन्हें अमेरिका और मगरबी ममालिक की हिमायत हासिल है, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भारतीय क़यादत को पैगाम पहुँचाया था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान पुलवामा हमले के बाद भारत से राब्ते में संजीदा है। एक तरफ आलमी सतह पर पाक भारत कशीदगी को कम करने की कोशिशें हो रही हैं तो दूसरी तरफ इस मामले में एक और बैक चैनल डिप्लोमेसी की कोशिश तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली रमेश कुमार की तरफ से सामने आई, जिन्होंने अपने दौरा भारत के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज समेत दीगर भारतीय सियासतदानों से मुलाकात की और वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम भी पहुँचाया। इस हवाले से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अपने दौरे और भारतीय क़यादत से मुलाकात से मुतालिक रमेश कुमार का कहना है कि उनके दौरे के नताइज जल्द सामने आएंगे। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से जब हम मिले तो उसका जो अंदाज था मिलने का वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था और मैं समझता हूँ आधा घंटा मेरी सुषमा जी से तो एक्सक्लूसिव हम दो थे और काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई है। मैं लाजमी अपनी हाई कमांड से वो चीज़ें डिस्कस भी करूँगा, मगर मैंने अपने तौर पे अपने तजर्बात से जो है वो बहुत सारी पॉजिटिव बातें की। मैंने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन की आप इंडिया के खिलाफ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं समझे। और उसके बाद इतना कन्विंस किया सुषमा जी को कि आप प्राइम मिनिस्टर को कहें और फिर प्राइम मिनिस्टर से जो हमारा मिलना हुआ, मैंने कहा इस वक्त इंस्टीट्यूशन और खान साहब एक ही बात है। मैंने उधर उनको बताया कि से अगर आप एंटी पाकिस्तान एंटी डैशिंग के ऊपर आप पाकिस्तान एंटी डैशिंग के ऊपर आप जाएंगे कि पाकिस्तान डैशिंग हमारे खिलाफ हो उसके ऊपर, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। दोनों तरफ से अमन का पैगाम है, पहले वहां से है अमन का पैगाम, अभी वहां से भी अमन का पैगाम है, यहां से भी अमन का पैगाम है कि आप आगे चल के हालात को आप ऐसे बेहतर देखेंगे। पाक भारत कशीदगी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तशवीश का इजहार कर चुके हैं और 22 फरवरी को व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। हम चाहते हैं कि यह सिलसिला रुके। No, India is looking at something very strong. And I mean, India just lost almost 50 people and with an attack. So I can understand that also. But we're talking, and a lot of people are talking, but it is a very, very delicate balance going on. Right now, there's a lot of problems between India and Pakistan because of what just happened in Kashmir. इसके साथ साथ भारत के अंदर से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ रहा है। भारत में जो इंतहा पसंद जमाते हैं
वो उन पर तनकीद कर रही हैं, अपोजिशन जमात कांग्रेस उन पर तनकीद कर रही है। साथ ही मकबूजा कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ती हैं जमातें, वो भी नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद कर रही हैं। मुसलसल एक दबाव बढ़ता नजर आया, एक कदम पीछे हटते नजर आए हैं। किस डिप्लोमेसी का ये नतीजा है या बैनुल-अक़वामी दबाव का नतीजा है? हमारे साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। नज़र आ रहा है बहुत अग्रेसिव थे नरेंद्र मोदी, और अब वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तरफ से जो पेशकश है उस हवाले से अब कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि वो अपने अल्फाज के पक्के हैं या नहीं। आप समझते हैं कि टेम्परेचर जो बहुत बढ़ा दिया था खुद नरेंद्र मोदी ने, इलेक्शन वहाँ आने वाले हैं, उसे कम अज़ कम वो नीचे कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, एक कदम पीछे हटे हैं? देखिए शाहजेब, टेम्परेचर को जो भी नीचे करेगा और अमन की और समझदारी की बात करेगा, पाकिस्तान उसको वेलकम करेगा। ये फ्रेंजी क्रिएट भी उन्होंने की है और इस फ्रेंजी को खत्म भी उनकी जिम्मेदारी है। आप देखिए, पाकिस्तान का रिस्पांस तो बड़ा नपातुला था, बड़ा मैच्योर था और रिस्ट्रेंट से भरा हुआ था। हमने कोई एग्रेसिव बात नहीं की। हमने सिर्फ जब हमें धमकियां दी गई और कहा गया कि हम मजा चखा देंगे, हम पाकिस्तान को हम बदला लेंगे, तो तब पाकिस्तान ने कहा कि अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया तो फिर दिफा का हक हम रखते हैं, और अगर आपने कोई हम पे हमला किया तो फिर हम उसका मुनासिब और पर वक्त जवाब देंगे। अब मैं एक चीज कहूंगा, इसको तो हम वेलकम करेंगे अगर उनकी लबो लहजे में नरमी आती है और अगर वो मिल बैठकर मामलात को हल करें। हमने क्या कहा है? हमने कहा आइए बैठकर, आपके पास कोई एविडेंस है शेयर कीजिए। आपने टेररिज्म पे बात करनी है तो हमने कीमत चुकाई है, 70,000 हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं, आइए बैठिए, हम उस पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन धमकियां मत दीजिए, बात कीजिए। और जाहिर है पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत की तरफ से बिल्कुल एक जैसा रिस्पांस आया, और फिर इंटरनेशनली भी जैसा कि साफ नजर आया कि नरेंद्र मोदी साहब को वो रिस्पांस नहीं मिला। तो आप समझते हैं, क्योंकि जो माजी के वाक़यात हुए, भारत ने इल्ज़ाम लगा दिया, पाकिस्तान ने कहा कि सबूत दें, और जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से फिर सबूत की बात की गई कि हम ताउन करेंगे, और भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान माजी की तरह सबूत की बात कर रहा है। मगर अब ये कहना कि मैं देखूंगा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अपने अल्फाज पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। उन्होंने कहा था कि मैं पठान हूं और मैं अपने अल्फाज पर जो बात करता हूं उस पर खड़ा रहता हूं, तो भारत क्या मान गया है सबूत देने के लिए? एक मैं वजाहत कर दूं कि जो उन्होंने राजस्थान के जलसे में एक बात की, मैं बहुत एहतराम से कहना चाहूंगा, उसमें भी थोड़ी सी तरोख कोई थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कभी नहीं अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं जबान का पक्का हूं और मैं पठान का बेटा हूं। जबान के पक्के तो वो हैं इंशाअल्लाह, और जो उन्होंने कहा है उसका पास भी करेंगे, लेकिन ये कि पठान का ये जुमले हैं, पता नहीं कहां से आए हैं। मेरी वजीर आजम से बात हुई थी, उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, ये जरूर कहा है कि हमें मिल बैठकर अपने मसाइल हल करने चाहिए। मुझे याद है अभी वो वजीर आजम बने नहीं थे, 2015 में मैं उनके साथ था, हम दिल्ली में थे और हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी से प्राइम मिनिस्टर हाउस, दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर हाउस, उनसे मिलने गए और वजीर आजम ने कहा, और मैं उनको कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा वजीर आजम साहब, हमारी गुफ्तगू शुनीद में रुकावटें आएंगी और हमें इल्म होना चाहिए कि इस किस्म के वाकयात जैसे दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं वो होंगे, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात की आड़ में हमने अपने डायलॉग के प्रोसेस को उसकी नजर नहीं कर रहा। अगर ये तासुर चला गया कि एक वाकये की वजह से हम सारे प्रोसेस को हॉस्टेज कर सकते हैं, तो फिर तो बहुत आसान रास्ता मिल गया उन लोगों को जो उस प्रोसेस को सबोटाज करना चाहते हैं। ये वजीर आजम ने तब कहा था और आज भी हम उस पर कायल हैं। हमने आज भी कहा आप मिल के बैठ के बात करना चाहते हैं आप करें, आप नहीं भी करना चाहेंगे हमने तो फिर भी करतारपुर के दरवाजे खोले हैं। आप ज़हन के दरवाजे खोले, आप देखिए कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अगर बिगड़ी है तो क्यों बिगड़ी है, आज अगर एहतजाज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अच्छा, मगर ये एक कदम जो पीछे हटने वाला मामला है, क्योंकि बहुत ही जंगी माहौल बन गया था और जो मकबूजा कश्मीर से इतलात आ रही थी उसमें तो दुकानदारों को ये कह देना और वो सारे मामलात जिसकी वजह से वहाँ के जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट जो भारत के हैं, वो ट्वीट करते नजर आए कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, एक जंगी माहौल पैदा होने जा रहा था। मगर ये एक कदम पीछे नजर आते हैं जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को वो परखेंगे कि वो अपना वादा पूरे करते हैं या नहीं करते। ये इंटरनेशनल दबाव की वजह से है, सऊदी वली अहद
और अमेरिका इनकी तरफ से दबाव आया उस वजह से पीछे हटे, या फिर जो नरेंद्र मोदी का अपना बयानिया था वो उसके विक्टिम बने, भारत में इंतहा पसंद जमातें भी इल्जाम लगाने लगी और उनके खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के हवाले से बात करने लगी, और कश्मीर के अंदर जो जमातें एक दूसरे की मुखालिफ हैं वो भी नरेंद्र मोदी पर तनकीद करने लगी कि वो पाकिस्तान के हवाले से जो मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं वो वजह बनी। ओलंपिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, वहाँ जहाँ पर वो पाकिस्तान का वीज़ा नहीं दे रहे थे वहाँ से भी बड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स आया भारत को, वो वजह क्या एग्जैक्टली वजह बनी कि एक कदम पीछे हटे मोदी? मेरी नजर में शाहजेब 3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 कि दुनिया की जो पब्लिक ओपिनियन है वो यही कह रही है कि 2 हमसाए जो एटमी कुव्वतें हैं वो जंग की हिमाकत में मुब्तला नहीं हो सकते, ये खुदकुशी होगी और दोनों को इस खुदकुशी से इज्तनाब करना चाहिए, और वो रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। एक और आपके इल्म में है कि पिछले 3-4 रोज से मैं सुबह से लेकर शाम तक वज़ीर ख़ारजा से, वर्ल्ड लीडर से राब्ते में हूँ, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र की खिदमत पे पेश कर रहा हूँ और लोग हमारी बात को वजन दे रहे हैं। एक। नंबर 2, आज हिंदुस्तान के अंदर जो ऑपोजिशन जमातें हैं और एलिमेंट्स हैं वो आज हुकूमत के बयानिया को उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, वो मुतमईन नहीं हो रहे और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जनाब ये आपका फेलियर था, ये इंटरनल फेलियर था, ये सिक्योरिटी लैप्स था, आपके पास अलर्ट था। और आज उनके अपनी सफों में से आज महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही हैं कि क्या आप लोगों को गिरफ्तार तो कर सकते हैं, क्या आप लोगों के जहनों को और सोच को गिरफ्तार कर सकते हैं? आज मीर वाइज उमर फारूक कह रहे हैं कि आप दबाओ, जितना मर्जी दबा लो, दबाने से आप 10,000 ट्रूप्स नए भेज दो, क्या इससे कोर्शन से आप जमीनी हकायक बदल लेंगे? आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ है, 5 शहादतें हुई हैं। और आज देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक लावा पक रहा है और आज जो कश्मीरियों पर जो हमले हुए हैं उन इलाकों में, उन स्टेट्स में, वो 10 स्टेट्स में वाक़यात हुए हैं जिनका पुलवामा से कोई ताल्लुक नहीं है, और कश्मीरी बच्चे आपकी स्कॉलरशिप से वहां पढ़ने गए हुए हैं। उसे क्या हुआ है, आपने पूरे कश्मीर को और पूरे कश्मीरियों को यकजा कर दिया है, और जो कोई कमी एलियनेशन में रह गई थी वो काम तमाम कर दिया है, और आज उनके अपने दानिश्वर इनकी हमाकत पर हंस रहे हैं। आप समझते हैं बतौर सीनियर सियासतदान और वजीर खारजा का ओहदा भी आपको दूसरी दफ़ा मिला है, मामलात को देखते हुए पाकिस्तान का जो भी बयानिया आया वो अमन के लिए था, मगर साथ में ये कहा कि अगर भारत अग्रेशन दिखाएगा, कोई एडवेंचर करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। अब आप अवाम को ये कम से कम कह सकते हैं जब नरेंद्र मोदी एक कदम पीछे हटे हैं कि वो जंगी माहौल जो बनाया था वो खतरा टल गया है, किसी भी एडवेंचर का भारत की तरफ से खतरा टल गया है, मामलात बेहतरी की तरफ यहां से जा सकते हैं। शाहजेब, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह अमन व इस्तेकाम रखे और अल्लाह पाकिस्तान को और इस खित्ते को महफूज रखे, लेकिन मैं बिल्कुल कौम को गुमराह नहीं करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि खतरा नहीं टला, मैं समझता हूं कि आज भी उनके सियासी मकासद और सियासी अज़ाइम जिसकी खातिर ये सारा नाटक रचाया गया है वो सामने है, और 5 रियासतों में जो सुबकी हुई है उस खिफ़त को मिटाने के लिए जुनूनी कुव्वतें कुछ भी कर सकती हैं। चुनाचे कौम को तैयार रहना चाहिए और कौम को यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। और मेरी दरख्वास्त होगी एक मरतबा आपकी वसादत से, पार्लियामेंटेरियन से, देखिए हमारे ग्रोही इख्तलाफात 100 होंगे, लेकिन जब कौम को बाहर से धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं फिर आप अपनी ग्रोही और इलाकाई सियासत से बालातर होकर पाकिस्तान को सामने रखते हुए आपको यकजा होना होगा। आज मुझे खुशी होती कि आज सेनेट में अगर एक मुत्तफिका रेजोल्यूशन पास की जाती जैसे नेशनल असेंबली में पास की गई है पुलवामा के मसले पर, मुझे अफसोस है, ठीक है उन्होंने स्पीकर का मसला उठाया, शेरी रहमान साहिबा ने जिक्र किया, उनका हक है, मैं उस हक को तस्लीम करता हूं, उनको तकलीफ है जरूर करे, लेकिन देखने की बात है कि क्या एक फर्द की अहमियत है या कौम की अहमियत है। माज़ा के साथ शाह साहब, शेरी रहमान साहिबा हमारे प्रोग्राम में आई, उस दिन वज़ीर आज़म ने तकरीर की थी और उन्होंने कहा
कि हम सपोर्ट करते हैं भारत के हवाले से जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान अहम है, हम पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, हुकूमत के पीछे नहीं खड़े। ख्वाजा आसिफ साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा हमारे शो में आए, उन्होंने कहा कि अगर हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं भी, उसके बावजूद हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान का मामला है। अच्छा, हुकूमत का काम है बाकी ओपोजिशन को इस तरीके से कि वो मुत्तहिद रहे। कभी आप अगर सऊदी वली अहद आते हैं उस तकरीब में नहीं बुलाते, मुसलसल जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उस हवाले से ओपोजिशन को एतमाद में नहीं लेते। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में मामले को लेकर आए, आप नहीं लेके जाते, तो हुकूमत का काम है। ओपोजिशन ने तो हर प्लेटफॉर्म पर जब से भारत की तरफ से अग्रेसिव बयानात आए हैं, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा है कि हम साथ खड़े। मेरे भाई मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैंने तो तब भी कहा था कि अगर मेरे से राय ली गई तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि बिल्कुल उनके आने में कोई मुज़ाहिका नहीं है। मेरी आज भी गुजारिश होगी, देखिए कुछ इश्यूज पर कौमों में इख्तलाफात के बावजूद इत्तफाक होता है। कश्मीर का मसला, बैरूनी जहरियत का मसला हो तो इस पर कौमी इत्तफाक होना चाहिए। मैं दरख्वास्त करूंगा, मैं अपोजिशन की तमाम जमातों से दरख्वास्त करूंगा, आपको तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ हो सकता है, आपको हुकूमत से इख्तलाफ हो सकता है, आपको पाकिस्तान के मफादात से हरगिज कोई इख्तलाफ नहीं है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद। डेवलपमेंट है और वो कह रहे हैं कि जो तीन तरफ से, चाहे वो भारत की अपनी डोमेस्टिक सियासत हो, इंटरनेशनल फ्रंट से उनको एक वो रिस्पांस नहीं मिला जो कि नरेंद्र मोदी चाहते थे, जिसकी वजह से वो एक कदम पीछे हटते नजर आए हैं। मगर बहरहाल खतरा टला नहीं है, इलेक्शन भारत में होने हैं, नरेंद्र मोदी कैपिटलाइज ना करें। इस हवाले से भारत के अपने अंदर उन पर तनकीद हो रही है कि वो इस वाक़े को अपने इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही मस्बत बयानिया रहा है अब तक, चाहे पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत हो या अस्करी क़यादत। तो प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। डील की बातें हो रही थी, नवाज शरीफ को डील मिल जाएगी, बाहर चले जाएंगे, रिलीफ मिल जाएगा, मगर मिला नहीं आज अदालत से उन्हें रिलीफ। उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी सियासत में मुसलसल डील की बातें होती रही हैं, बार बार की जाती रही हैं और खुद हुकूमत की तरफ से डील की बातें की गई। नून लीग तरदीद करती रही। अगर कोई डील हो रही थी तो अभी तक उसका नतीजा क्यों नहीं नजर आ रहा, ये सवाल उठ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने इब्तिदा में इंतहाई मुख्तसर फैसला सुनाया और साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। फिर बाद में 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ को इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब हैं। ये केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता। नवाज शरीफ के मामले में मखसूस हालात साबित नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के नतीजे में जमानत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जेल हुक्काम के पास बीमार कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का इख्तियार है। नवाज शरीफ के केस में कानून के तहत जब जरूरत पड़ी उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदालती फैसले मौजूद हैं कि कैदी का जेल या अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो जमानत का हकदार नहीं। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ ने जब भी खराबी सेहत की शिकायत की उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्हें पाकिस्तान में दस्तयाब बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। पेश करदा हक़ाइक़ के मुताबिक नवाज शरीफ का केस इंतहाई गैर मामूली नोयत का नहीं। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि दरख्वास्त गुजार को दिल, गुर्दों, ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट तजवीज़ नहीं करती कि दरख्वास्त गुजार की कैद उनकी जिंदगी के लिए नुकसानदेह है। किसी भी बीमारी से जान को खतरा हो सकता है, लेकिन बेहतर इलाज हो तो ऐसा नहीं होगा। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लिहाजा केस को गैर मामूली हालात और शदीद मुश्किलात से दो चार तस्वुर नहीं किया जा सकता। इस बुनियाद पर जमानत पर रिहाई नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त गुजार की सेहत 15 जनवरी को खराब हुई, जिसके बाद ये दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त मेरिट पर नहीं है, लिहाजा इसे मुस्तरद किया जाता है। अदालती फैसले में शर्जील इनाम मेमन समेत मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया गया। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया था। इस फैसले के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म अदालत गए। पहले फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त की, फिर साबिक वज़ीर आज़म ने मेडिकल ग्राउंड्स पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की, जिस पर समातों के बाद अदालत ने 20 फरवरी को फैसला महफूज कर लिया था, जिसके बाद आज अदालत ने फैसला सुना दिया और नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस फैसले पर नून लीग के रहनुमाओं ने मायूसी का इज़हार किया और कहा कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। और इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ के अदालती फैसले से डील या ढील का तासुर कब हुआ है। उन्होंने नैब के वकील की कारकर्दगी की तारीफ की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों का जो एक तासुर चल रहा था
कि डील है या डील हुई है। और मैं ये कह रहा था कि हमारा तो नैब के ऊपर या कोर्ट्स के ऊपर ज़ाहिर है हमारा किसी किस्म का कोई वो है नहीं दबाव, लेकिन हमारे खाते में बात चली जाती है। सो आज मुझे खुशी है कि नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने अपना केस अच्छी तरह लड़ा, जिसके बाद आज एक कानूनी फैसला आया है और इससे जो तासुर है डील या ढील का वो ज़ाइल हुआ है। नैब के वकील की कारकर्दगी भी अच्छी लगी फवाद चौधरी साहब को। इससे पहले हुदैबिया पेपर मिल केस हो या फिर नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर बड़ी मामला हो बेल का, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने नैब की प्रोसिक्यूशन पर तनकीद की थी। आज खुश हैं, आज के अदालती फैसले से डील की खबरों के हवाले से वो कह रहे हैं कि तासुर कम हुआ है। नवाज शरीफ के अस्पताल मुंतकली के बाद से डील की बातें हुई। ये तक कहा गया कि अदालत से जमानत मिलने के बाद साबिक वज़ीर आज़म लंदन चले जाएंगे और फिर वहाँ इलाज कराएंगे, वापस नहीं आएंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ नून लीग के साबिक सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि पिछले चंद माह में जो हालात व वाक़यात पेश आए हैं वो उनसे वाकिफ़ हैं। डील की बातें एक बार फिर हो रही हैं, तो जिस नवाज शरीफ के साथ आपका इतना ताल्लुक़ रहा 4 दहाइयों पर मुहित, क्या इस बार भी कोई चांसेस हैं कि डील हो जाएगी या वो कर लेंगे? पिछले चंद महीने जो हालात व वाक़यात रहे हैं, मैं आपके सामने, मुझे उसका इल्म है। और अगर मैं थोड़ा सा भी वो इशारा दूं तो बहुत सारों की जग अंसाई हो और शायद कईयों की इज़्ज़त में इजाफा हो, मगर इस पे पर्दा ही रहने दें। इस वक्त वो मुश्किल हालात में है। अब यहाँ नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिला, मगर 14 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ को 2 केसेस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया। ये मामूल की अदालती कार्रवाइयाँ हैं, मगर इसके बावजूद डील की बातें की गई। नवाज शरीफ ने रिलीफ नहीं मांगा सज़ा मौतली के लिए, बल्कि अपनी तबीयत पर मांगा। शहबाज शरीफ ने केस की मेरिट पर मांगा। नवाज शरीफ को पहले जो एवनफील्ड रेफरेंस है उसमें सज़ा मौतली की सूरत में रिलीफ मिल चुका है। उसके बावजूद उन्होंने तबीयत की बुनियाद पर इस केस में रिलीफ मांगा। क्या वजह है? क्या ये जो अल-अज़ीज़िया का मामला है ये ज़्यादा मजबूत केस है जिसकी वजह से उन्हें नहीं लग रहा था कि उन्हें इसमें ज़मानत मिल जाएगी या सज़ा की मौतली होगी, इसलिए वो तबीयत की बुनियाद पर गए ये, और जिसकी वजह से डील के तासुर को भी बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती रही, डील की बातें की जाती रही। नवाज शरीफ कैद में ही रहेंगे। आज उन्हें रिलीफ नहीं मिला। फैसला तफसीली आ गया अदालत का। इस वक्त हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी तज़कियाकार मेज़बान प्रोग्राम कैपिटल टॉक। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में बातें हो रही थी। अब नून लीग नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो फैसला आया उससे मायूस है, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो आया उससे खुश है जो उन्हें रिलीफ मिला। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि डील या ढील का जो तासुर है वो कम हुआ है। आज नैब की कारकर्दगी से भी खुश हैं। वैसे नून लीग खुश नहीं होती जब नून लीग को रिलीफ मिलता है, तो तहरीक इंसाफ खुश नहीं होती। आपको लगता है ये कयास सराइयां वाकई दम तोड़ गई हैं या दरपर्दा अभी तक कोशिशें हो रही हैं? देखें, अगर ये डील या ढील की कयास आराइयाँ फैली तो ये अपोजिशन ने तो नहीं फैलाई थी। ये तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से लेके और उनके वज़रा तक बहुत से जो बरसरे इक़्तिदार लोग थे वो ये कयास आराई कर रहे थे कि कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें डील नहीं दूंगा। और ये भी कहा जा रहा था कि डील है या ढील है, और ये डील के साथ जो ढील का लाहका है ये तो शेख रशीद साहब ने लगाया था जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं। और अब अगर ख़ुद फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आज के फ़ैसले के बाद डील या ढील का तासुर ख़त्म हुआ है, तो अब इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप ख़ुद ही पहले एक डील या ढील का ख़तरा जो है उसका पहाड़ बनाते हैं और फिर आप ख़ुद ही बाद में कहते हैं अच्छा चलें आज फ़ैसला नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आ गया तो हाँ ये डील या ढील का तासुर ख़त्म हो गया। तो जब शहबाज शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसला आया तो कहा कि डील या ढील का तासुर पैदा हुआ है, और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया तो कहा डील या ढील का तासुर ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक इस मामले में कन्फ्यूजन का शिकार है। उनको अपनी कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए। और जहाँ तक मामला है कि बिहाइंड द सीन कुछ बातचीत हो रही है, तो ये बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, आपको याद है मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अब परवेज़ मुशर्रफ का दौर नहीं है, वो मुशर्रफ का ज़माना था जब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी भी डील करवा दी थी सऊदी अरब ने, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं उनका भी NRO करवा दिया था अमेरिका ने, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में तमाम पावर एक फ़र्द वाहिद के हाथ में थी।
आज पाकिस्तान जो है वो मुशर्रफ के पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट है। आज अदालतें हैं, नैब है और इदारे हैं, पार्लियामेंट है। तो इसलिए अगर इमरान खान साहब और उनके वज़ीर जो हैं अगर पहले कह रहे थे कि हम डील नहीं होने देंगे, तो वो अपनी ही जो अथॉरिटी है, अपना ही जो इख्तियार है उसको अंडरमाइन कर रहे थे। और अब अगर वो कह रहे हैं कि अच्छा हाँ आज के फैसले के बाद अब लगता है डील या ढील नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। भाई अगर शहबाज शरीफ के फैसले पे अगर आप एक बात कहते हैं और नवाज शरीफ के फैसले पे अगर आप दूसरी बात कहते हैं, तो इसका मतलब है आप कंफ्यूज हैं। लिहाजा अगर क्यासराई थी तो वो भी हुकूमत ने फैलाई, और अब अगर मतला साफ हो गया तो वो भी हुकूमत ने किया है। तो ये बादशाह लोग हैं, जो मर्जी करें, डील करें या ढील करें या कुछ भी ना करें। निसार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है जियो न्यूज़ को देते हुए कि 1.5-2 माह में जो कुछ दरपर्दा होता रहा वो उनके इल्म में है, और अगर वो बयान कर दें तो कुछ लोगों की इज्जत में इजाफा होगा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। अब ये डील या ढील के कॉन्टेस्ट में क्योंकि सवाल हुआ था, आप समझते हैं जो निसार साहब भी इन कयासराइयों का हिस्सा बन रहे हैं अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए, या वाकयातन कुछ मालूमात की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं? देखिए, उनकी अपनी इंफॉर्मेशन होगी और वो जो कह रहे हैं उसके हवाले से मेरे पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है। तो पहले चौधरी साहब जो हैं वो थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करें ना, सिर्फ बिटवीन द लाइंस बात ना करें, बैनो सुतूर बात ना करें। मेरा आपसे वादा है कि वो थोड़ी बात करेंगे, मैं पूरी बात कर दूंगा, लेकिन फिर वो जब पूरी बात होगी तो फिर वो शुरू होगी 2014 से 2015 से, और फिर चौधरी निसार साहब को भी बहुत से सवालात का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि वो गंदे पानी के जौहर में पत्थर ना ही मारे तो बेहतर है। मतलब यानी कि अब तौर पर कहा जा सकता है कि अदालतें इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला तो उन्होंने फैसले केस की मेरिट पर सवालात उठाए थे, मिल गया। नवाज शरीफ साहब को पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर एवनफील्ड में रिलीफ मिला जमानत की सूरत में और फैसले की मौतली की सूरत में, तो केस की मेरिट पर सवाल उठाए थे। इस दफा नवाज शरीफ साहब की तरफ से सेहत को बुनियाद बनाकर उठाए गए, तो अदालत ने कहा आपका इलाज हो रहा है, जब आपकी तबीयत खराब होती है आपको अस्पताल ले जाया जाता है, सारी की सारी सहूलतें मौजूद हैं, तो रिलीफ नहीं मिला क्योंकि फैसले की मेरिट पर नहीं। तो डील और ढील एक तरफ है, अदालतें मेरिट पर फैसले कर रही हैं, आज मेरिट पर नहीं सवाल उठाया गया तो नहीं हुआ मामला। देखें शाहजेब साहब, एक बात तो तय है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाती तौर पर ना तो कोई कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, ना ही कोई डील करना चाह रहे हैं। और अगर वो 13 जुलाई 2018 को पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो उनको पता था कि मेरे साथ पाकिस्तान में क्या होगा। और 13 जुलाई 2018 को मुस्लिम लीग नून के और बहुत से जो रहनुमा थे, बहुत सीनियर रहनुमा, उनका जो किरदार था वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए मैं जो मुस्लिम लीग नून का मामला है उसमें नवाज शरीफ साहब को अलहदा रखता हूँ और बाकी जो उनकी क़यादत है उसको मैं अलहदा रखता हूँ। मुझे पता है मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन सच यही है, क्योंकि उस दिन जिस दिन नवाज शरीफ साहब वापस आए थे उस दिन लाहौर में जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, सबके सामने है। लेकिन इसके बावजूद जो है जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो वैसा नहीं आया जैसा कि मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा समझ रहे थे। तो इलेक्शन के से पहले तक जो कुछ भी हो रहा था वो एक अलहदा कहानी है, इलेक्शन के बाद एक नई कहानी शुरू हुई है। और इलेक्शन के बाद जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। तो अगर आप नवाज शरीफ साहब के केस का और शहबाज शरीफ साहब के केस का अगर आप तकाबली जायज़ा लें तो दोनों में बहुत फ़र्क है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालतों में तो पेश होते रहे, लेकिन ये आज का जो केस है इसमें वो जो ज़मानत की दरख्वास्त उन्होंने की थी, रिलीफ की दरख्वास्त की थी, वो तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर की थी। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि मैं बीमार हूँ तो इसलिए मुझे रहा कर दिया जाए और मेरी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की जाए। अब तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर अगर आप एक बात करेंगे, एक रिलीफ मांगने की कोशिश करेंगे, तो उसमें ये अदालत जो है वो किसी भी कानून का हवाला देके कह सकती है कि अगर बाकी कैदी जो हैं उनको तिब्बी वजूहात की बुनियाद पे रिलीफ नहीं मिल सकता तो आपको भी नहीं मिल सकता। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब का मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट था। जो थोड़े दिन पहले उनका जो फैसला आया है, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर आप उसको पढ़ें तो वो बड़ा टेक्निकल लीगल ग्राउंड्स पे फैसला उन्होंने दिया है। और उसमें शहबाज शरीफ साहब भी बीमार हैं, वो भी तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना केस जो है वो बिल्कुल टेक्निकल लीगल ग्राउंड्स पे लड़ा है। और मैं ये समझता हूं कि जो शहबाज शरीफ साहब के हक में हाई कोर्ट का फैसला है वो दरअसल नैब के खिलाफ एक चार्जशीट है। तो आज अगर नवाज शरीफ साहब को अदालत ने रिलीफ नहीं दिया
तो मैं समझता हूं कि इसका नवाज शरीफ साहब को आगे चल के सियासी फ़ायदा होगा। और अगर शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया है तो उसका भी उनको फ़ायदा है। तो इस केस में मुस्लिम लीग नून के अगर कायद नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिला तो उसमें मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून का सियासी फ़ायदा है, और शहबाज शरीफ साहब को अगर रिलीफ मिल गया तो उसमें भी उनका फ़ायदा है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो मुझे कंफ्यूज नज़र आ रही है। वो एक फ़ैसले के बारे में एक बात करती है, दूसरे फैसले के बारे में दूसरी बात करती है। आप देखें कि आज मुस्लिम लीग नून वाले जो उन्होंने कहा कि हमें मायूसी हुई है इस फैसले पे, लेकिन हमें अदालतों पे एतमाद है और हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून की कन्फ्यूजन काफ़ी कम हो गई है, तहरीक इंसाफ की कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब हमारे साथ। मामला है जिसमें तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है और अपना हाउस इन ऑर्डर नजर नहीं आ रहा। वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब जो हुकूमत का दिफा करते रहे, वजारत मिलने के बाद रिफॉर्म्स की बात करते रहे, उनकी अपनी वजारत पर सवाल उठ रहा है कि वो खतरे में नजर आ रही है। किस तरह, बात करेंगे तफसील से एक ब्रेक के बाद। पीटीवी के मामले पर काबीना अरकान में इख्तिलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। एक तरफ है वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और दूसरी तरफ है वजीर आजम हाउस में बैठे मीडिया मैनेजर्स, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर मीडिया मैनेजर्स की तादाद, वजीर आजम हाउस में बैठे हुए मीडिया मैनेजर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। फवाद चौधरी चाहते हैं कि पीटीवी के एमडी तब्दील हो, मगर वजीर आजम के मुशीर एमडी पीटीवी की हिमायत कर रहे हैं। पीटीवी फवाद चौधरी की वजारत के मातहत है, इसलिए उनकी राय अहम होनी चाहिए। उन्हें पूरा इख्तियार होना चाहिए कि वो किस हद तक पीटीवी में, दूसरे इदारों में जो उनकी वजारत के मातहत हैं, रिफॉर्म्स लाते हैं। जब वो वजीर बने उन्होंने रिफॉर्म्स का ऐलान भी किया। पीटीवी हो, रेडियो पाकिस्तान हो और जो दूसरे इदारे हैं उनमें, और फिर साथ ही पीटीवी पर अपोजिशन का वर्जन दिखाया जाने लगा, बाकायदा दिखाया जाने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता फवाद चौधरी की वजारत में मुदाखलत होती रही और वो वर्जन भी कम होता गया। अब सूरत हाल ये है कि ये खबरें गर्म हैं कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। हफ्ते और इतवार को यह खबरें गर्म रही, जिसके बाद वफाकी वजीर इत्तलात ने तरदीद की, मगर उन्होंने इस बात की ज़रूर तस्दीक की कि मसाइल हैं और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान कहें तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का भी आज इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग दी। फवाद चौधरी ने कमेटी को बताया कि पीटीवी में 5 अरब 80 करोड़ रुपए का माली बहरान है और कायम मकाम एमडी अरशद खान ने 25 लाख रुपए की तनख्वाह अपनी रखवाली है, जबकि पीटीवी के मुलाजमीन की तनख्वाहें काटी गई हैं, सहूलियात वापस ली गई हैं। सारा पीटीवी एक तरफ है और एमडी पीटीवी एक तरफ है। एमडी पीटीवी को अज खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। इस इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह पीटीवी जा रहा है, जिस तरफ पीटीवी जा रहा है, हालात ना संभाले गए तो ये बंद हो जाएगा। फवाद चौधरी और नईमुल हक में भी एक तनाज़ा सामने आया और अगर उसको देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरफ पीटीआई जा रही है, अगर वज़ीर आज़म ने हालात ना संभाले तो सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतवार को ये खबरें गर्म रही कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। मगर फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए इस्तीफ़े की तरदीद की और कहा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलेंगे। चौधरी साहब, ये जो बातें आ रही हैं कि आपने डिज़ाइन भिजवा दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इनमें किस हद तक है? अभी तो नहीं भिजवाया, फिर देख लेंगे। पीएम साहब से पहले जैसे नहीं कर लेंगे। और कुछ रब्ता हुआ है पीएम साहब से अभी तक आपका इस मामले? पीएम साहब राजनपुर से अभी जाऊँगा तो रब्ता इंशाल्लाह। मुलाकात कब हो रही है मिनिस्टर साहब? मुलाकात कब हो रही है सर? कल करूँगा पीएम साहब। आज तो रब्ता हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब से? वैसे नहीं, वैसे मेरा कल से रब्ता का मतलब ज़ाहिर है कल का रब्ता नहीं हुआ। अभी जो है आज मैं यहाँ शादी में बिजी हूँ, शाम को रब्ता कर लेंगे। देखिए पीएम साहब से हमारा रिश्ता कुछ सियासी नहीं है, हमारा उनसे ज़ाती ताल्लुक है, उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे कहेंगे अकॉर्डिंगली कर लेंगे, पर ज़ाहिर है मेरी अपनी रिजर्वेशन है। वजारत सिर्फ झंडा लेने के लिए भी नहीं लगाया की जाती, अपने डिज़ाइन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुँच चुका है और कुछ सहाफ़ी भी ट्वीट कर रहे हैं। मुल्ला साहब को कुछ भी पता नहीं होता है। अभी तो इस्तीफा नहीं भिजवाया। फवाद चौधरी ने कल ट्वीट भी की कि मैंने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफा पेश नहीं किया और ना इमरान खान ने इस्तीफा तलब किया। बाज़ मसाइल हैं और मैंने वज़ीर आज़म के सामने उन्हें उठाया है। फवाद चौधरी ने कहा कि मेरे लिए हुकूमती ओहदे से ज़्यादा वज़ीर आज़म का एतमाद और ज़ाती ताल्लुक बहुत अहम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा था कि उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, मगर अब खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को कल मुलाकात के लिए बुला लिया है। ये मामला अब वज़ीर आज़म इमरान खान के पास है, जिन्होंने फैसला करना है। इस सब का विक्टिम बन रहा है पीटीवी और फवाद चौधरी की वजारत, जो कि मुसलसल मुतासिर हो रही है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि इख्तिलाफात को बाहर नहीं आना चाहिए था। उम्मीद है मामला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म को वोट मुंतखब लोग ही देते हैं। इख्तिलाफात हो रहे थे। अच्छा, आपकी बाहर नहीं निकलने चाहिए थे, बंद कमरे के बाहर नहीं निकलने चाहिए थे, उसका हमें अफसोस है। मगर इंशाल्लाह ये सब सेटल हो जाए। प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं लोग, असेंबली में वोट देंगे।
और वोट मेरे ख्याल ये सारा मामला शुरू हुआ 20 फरवरी को पीटीवी मुलाजमीन के एहतजाज से। पीटीवी हेड ऑफिस में मुलाजमीन के एहतजाज में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी शरीक हुए और उन्होंने नाम लिए बगैर ये भी कहा कि वजीर आजम हाउस में कुछ गैर मुंतखब लोग बैठे हुए हैं जिन्हें सियासत की कुछ समझ नहीं। कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस में अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जिनको सियासत की समझ नहीं है। वो एक इस तरह के जो साहब हैं, एमडी जो है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, मैंने उन्हें लेटर भी लिखा कि ये गुस्सा क्यों है। देखिए पीटीवी के मसले हमें भी पता है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सालों से, उनको भी पीटीवी के मसलों का पता है। फवाद चौधरी के इस बयान पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी नईमुल हक ने ट्विटर पर रद्द-ए-अमल दिया और लिखा कि वजीर आजम को पीटीवी बोर्ड और उसकी इंतजामिया पर मुकम्मल एतमाद है। मौजूदा हुकूमत पीटीवी को एक आज़ाद इदारा बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाएगी। इसका जवाब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर भी मिर्जा गालिब के शेर के साथ दिया। इसके बाद नईमुल हक ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि तहरीक इंसाफ में तमाम नए अफराद को इमरान खान की फिलॉसफी को समझना और उस पर अमल करना होगा। तहरीक इंसाफ एक नजरियाती तहरीक है, अगर कोई इसके खिलाफ सोच रहा है तो उसका पार्टी में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसके बाद फवाद चौधरी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर उन्होंने नईमुल हक के खिलाफ कुछ ट्वीट्स को रीट्वीट जरूर किया। उनमें से एक ट्वीट ये थी कि फवाद चौधरी और पैराशूटर्स की जंग उरूज पर जाती ताल्लुकात की बिना पर ओहदे हासिल करने वाले ये नहीं जानते कि सियासत में किताबी बातें और दोस्तियां नहीं, अमली काम देखे जाते हैं। नवाज शरीफ का आज जो हाल है वो ऐसे ही गैर मुंतखब लोगों का कमाल है। एक और ट्वीट भी रीट्वीट किया उन्होंने, जो ये थी कि तहरीक इंसाफ में पुराने लोगों को अपनी जगह का पता होना चाहिए। नईमुल हक, अगर आप सियासतदान बनना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए वो इंतखाबात में हिस्सा लें। वज़ीर आज़म इमरान खान से दोस्ती पर इन्हिसार इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप सियासी मामलात में मुदाखलत करें। फवाद चौधरी ने ये ट्वीट भी रीट्वीट किया। वज़ीर इत्तलात कुछ दिन पहले एमडी पीटीवी को खत लिख चुके हैं और जवाब में उन्हें भी खत मिला। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पीटीवी के अकाउंट से रकम मुंतकली के मामले पर आईजी इस्लामाबाद को खत भी लिखा था और कहा था कि पीटीवी अकाउंट से रकम की मुंतकली पर मुकदमा बनता है, मामले की मेरिट पर तहकीकात करके आगाह किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपने खत के साथ रकूम की गैर कानूनी मुंतकली की तफसीलात भी फराहम की। ये वो सूरत हाल है जिसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और नईमुल हक आमने सामने आ गए। अब नईमुल हक वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, मगर फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हैं। वो खुद कह चुके हैं कि वो इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं पीटीवी को, बाकायदा तौर पर उसको मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं। मगर अब फवाद चौधरी की शिकायत है कि उनकी वजारत में मुदाखलत हो रही है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। और वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद लोगों के हवाले से उन्होंने बात की। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी ज़ाहिद गिशकोरी। मुझे ज़ाहिद बहुत शुक्रिया। ये एमडी पीटीवी का असल में मामला क्या है? ये पहले बोर्ड में आए, फिर चेयरमैन बने, फिर एमडी पीटीवी, और हालांकि एक केस काज़मी साहब का अदालत का फैसला आया हुआ था, उसके बावजूद कायम मकाम लग जाना, इतनी ज़्यादा तनख्वाह पर लग जाना, फवाद चौधरी का बतौर मिनिस्टर इस बात पर एतराज़ करना, और अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पीटीवी सफ़र कर रहा है। क्या मामला है? शाहजेब, बिल्कुल ये लगता है कि इस लड़ाई के पीछे एक ट्राइका है। जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, एक जंग है 3 ग्रुप्स के दरमियान पीटीवी में, जिसको 5 अरब रुपए का पहली दफ़ा खसारे का सामना है। एक पहला ग्रुप है जिसको नईमुल हक सपोर्ट कर रहे हैं, और ये ग्रुप इस वक्त पीटीवी में डोमिनेट कर रहा है और वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान से 6 अरब रुपए का एक बेल आउट पैकेज चाहता है। जबकि जब इस पीटीवी को खसारे का सामना है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सवालात उठ रहे हैं। ऐसे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को रखा गया है जिनकी संजीदा नौइयत का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें एक नाम राशिद खान का है, वज़ीर आज़म के करीबी साथी समझे जाते हैं। इसके अलावा आज़म खान की भी सपोर्ट है। फिर अरशद खान जो कि एमडी हैं, वो 22 लाख रुपए का पैकेज ले रहे हैं। तो ये कैसे गए? ये एमडी कैसे लग गए? कासमी साहब का फैसला भी मौजूद है, वज़ीर इत्तलात भी खुश नहीं है सारे के सारे मामले से। शाहजेब, देखें, ये तीसरी बार ऐसा है कि जो एमडी पीटीवी, जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 64 साल है, मैंने उससे बात भी की थी, पीटीवी में आए हैं। इससे पहले वो जनरल मुशर्रफ के दौर में, और फिर 2008-9 के बाद वो यहाँ पर रहे। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात ने एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है इनके ख़िलाफ़, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर इस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी, कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं रहा पीटीवी में। वो ये हमें बताया जाता है कि काफ़ी करीब हैं उस ग्रुप के जो इस वक्त वज़ीर आज़म के साथ है, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। अताउल्ला कासमी जो कि 15 से 16 लाख तनख्वाह ले रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका केस किया है,
और उसके उस पर फैसला आया है। उस फैसले को अगर इसकी अपॉइंटमेंट देखें तो बज़ाहिर ये एक मुनाफी चीज़। बहुत शुक्रिया दद किशकोरी बता रहे थे। अब ये पूरी की पूरी ग्रुप बंदी और भुगत रही है वजारत इत्तलात और PTV। वज़ीर आज़म देखते हैं क्या फैसला करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।